बाजार में चारों ओर अब एक बड़ी चर्चा है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइस धड़ाम से नीचे आएंगे। कारण इन दोनों के साइकोलॉजिकल लेवल छू लेना और गाजा में शांति समझौता होने की संभावना। गोल्ड सिल्वर मार्केट में क्या होगा? भारत में त्योहार का मौसम है तो मांग कैसी रहेगी? इस पर बात करेंगे पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड के अमित मोदक से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार। जी नमस्कार। अमित जी, सोने ने $4000 और चांदी ने $50 के अपने साइकोलॉजिकल लेवल को छू लिया। इसके बाद प्राइस नीचे आए। इस बीच गाजा समझौते की भी खबर आई। क्या यह करेक्शन अभी आगे बढ़ेगा या जल्दी हम बेहतर रिकवरी फिर से देखेंगे? बाजार में जनवरी 2025 से जो तेजी आई है, तो वो ट्रम्प साहब कुर्सी पे बैठने के बाद में उन्होंने गाजा, यूक्रेन और भी कई मामलों में जो अपने रवैये अपनाए हैं, टेरिफ के बारे में उन्होंने जो रवैये अपनाए हैं, उसके वजह से उनके डॉलर की कमजोरी जो चालू हो गई। चाइना और जापान ने उसको रेजिस्ट किया, उनके टेरिफ को, और उसमें चाइना और जापान ने डिसाइड किया कि अभी डॉलर के साथ ज़्यादा रिलेशन नहीं रखेंगे। ज़्यादा रिलेशन रखेंगे तो हर कंट्री का जो भी करेंसी है उनके साथ उनके करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने खुद के पास के जो डॉलर के भंडार थे, इधर डेट मार्केट में से लिए हुए या करेंसी मार्केट में से लिए हुए, वो भंडारों को बेचना चालू किया और उसके बदले में गोल्ड एक्वायर करना चालू किया। अभी ये बैंकों का जो गोल्ड एक्विजिशन रहता है, सेंट्रल बैंक्स का जो गोल्ड एक्विजिशन रहता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे रहता है। वो कोई किलो में या 100 किलो 200 किलो नहीं रहता है, वो तो टनों में रहता है। जैसे कि चाइना ने लास्ट फाइनेंशियल मतलब कैलेंडर ईयर में करीब 250 टन सोना खरीद लिया। तो उसका असर बहुत पड़ता है, क्योंकि इंडिया पूरा बरस में जो इंपोर्ट करता है सोना, वो पूरे बरस में वो 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करता है। एक अकेले चाइना जैसे कंट्री के सेंट्रल बैंक ने, दैट वाज अ सिंगल कस्टमर, तो सिंगल कस्टमर ने 250 टन सोना लेना, और वो भी क्या हो जाता है, वो वॉल्ट हो जाता है, वो सर्कुलेशन में नहीं आता है। तो ऐसा जो परचेस होता है वो ज्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि वो तो सीधा स्केर्सिटी पैदा करता है सप्लाई साइड में। तो लास्ट दशहरे से लेके अभी के दशहरे तक का अगर हम मतलब विचार करें, तो 60% की तेजी हो गई है 12 महीने के अंदर। 5 महीना पर मंथ, तो साहूकारी ब्याज भी नहीं होता है उससे ज्यादा के जी रेट में। तो यहाँ पे सोने चांदी जैसे चीजों में तेजी हो गई है। तो ये तेजी बहुत ही भारी थी और गतिमान थी। और ये गतिमान तेजी जो थी वो मेनली तो डी डॉलराइजेशन का जो दौर चल रहा था उसकी वजह से थी। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने जो गोल्ड खरीद लिया उसकी वजह से थी। और रशिया पे जो सैंक्शन लाए गए उसके वजह से बहुत सारे देशों को ऐसा लगा कि कल उठ के अपने पे अगर ऐसे सैंक्शंस आएंगे तो अपने तिजोरी में पड़े हुए जो डॉलर है उससे तो हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे। हमें तो उसको पैरेलल जो है वो कुछ तो अपने चेस्ट में रखना चाहिए, ट्रेजरी में रखना चाहिए। तो उन्होंने शुरू किया कि डॉलर का गिनती कम करने लगे और गोल्ड की गिनती ट्रेजरी में बढ़ाने लगे। और ये जो एबनॉर्मल डिमांड आया उसकी वजह से ये सोने चांदी में तेजी आया। और बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने तो अभी मान लिया है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने चांदी भी एज अ रिजर्व करेंसी और रिजर्व एसेट करके एक्वायर करना शुरू किया है। जी। तो इसमें मोदक जी, जो फिलहाल गोल्ड सिल्वर की कीमतों में जो गिरावट हमने देखी कल हुई थी जिस तरह से, तो ये गिरावट अभी आगे बढ़ने की संभावना है या फिर ये एक हल्का सा करेक्शन मात्र होगा? गोल्ड और सिल्वर में मैं तो आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो जी वातावरण है, जियो पॉलिटिकल हो या करेंसी मार्केट में हो, डेट मार्केट में हो, या ये टेरिफ टेरिफ का जो खेल चालू है कि आप 25 लगाओ तो मैं 50 लगाऊंगा, आप 50 लगाओगे तो मैं 100 लगाऊंगा। तो बिल्कुल। ये टेरिफ का खेल ही चालू है, एक तरह से गेम चालू है। तो ये जब तक चालू है तब तक तो हर गिरावट एक मौका है। मतलब जब 1 लाख के तरफ भाव बढ़ रहा था तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि 55,000 कभी भी हो जाएगा। अभी जब ये 1.25 लाख में गोल्ड और 1.5 लाख में चांदी का भाव चल रहा है, तो
बहुत जगह पे दौर चल रहा है बताने का कि 80-90 हजार गोल्ड कभी भी हो जाएगा, संभाल के करना। अभी जो एडवाइस देने वाले हैं, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मंदी का एडवाइस गलत है या तेजी का एडवाइस गलत है। उनको तो एडवाइजर बन के काम करना है, उनको तो नीचे में डिस्क्लेमर दे देना है कि भाई हम ये कहते हैं, फिर भी आप आपके खुद के मन से और एडवाइस से और एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करो, हमारे कहने पे काम मत करो। मतलब वो तो जब बोलते हैं तो आगे ये भी बोल देते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास मत रखो। तो वो जो बात चलती है मार्केट में वो बात अलग है, और जमीनी तौर पे जो हकीकत होती है वो अलग है। जैसे कि आज के दिन में अगर हम भाव देखेंगे चांदी का, तो 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में चल रहा है फ्यूचर मार्केट में या डेरिवेटिव्स में। स्पॉट में उसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी $50 के आसपास का भाव है, तो उसका भाव आता है 1,45,000 से 1,50,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी एंड इम्पोर्ट ड्यूटी। लेकिन असल में चांदी आप खरीदने जाओ तो उसके ऊपर भी करीब 15 से 20 हजार रुपये प्रति किलो देना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे स्केरसिटी है। मैंने जैसे पहले मेरे जवाब में कहा कि ये स्केरसिटी कब बन जाती है, जब बल्क में बाइंग होता है। कोई आम कस्टमर का बाइंग नहीं रहता है, वो तो कोई फंड हाउस का बाइंग रहता है या ट्रेजरी का बाइंग रहता है। और वो बाइंग दो तरह से बुरा होता है। एक तो वो बाइंग डिमांड बढ़ाता है, और दूसरा वो जो बाइंग होता है डिमांड बढ़ के वो चेस में चला जाता है, वो डेड हो जाता है, वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आता है। तो वो परमानेंटली स्केरसिटी पैदा करता है। चांदी और सोने में अभी परमानेंट स्केरसिटी जैसा माहौल हो गया है। सोना इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से लोकल मार्केट में परमानेंटली डिस्काउंट में चलता था पिछले 1.5 साल। जी आज के दिन में बैंक रेट में अगर इंटरनेशनल प्राइस है तो उसके ऊपर $10 से $12 प्रीमियम चल रहा है। ये सीधा सीधा बताता है कि सोने में भी स्केरसिटी है और चांदी में भी स्केरसिटी है। और ये स्केरसिटी ऐसी है कि जो असली डिमांड की स्केरसिटी है, स्पेकुलेशन की स्केरसिटी नहीं है, स्पेकुलेशन के वजह से बनी हुई स्केरसिटी नहीं है। इसलिए ये स्केरसिटी से और ये डिमांड से बचना चाहिए। जो भी करेक्शन आता है, रीजनेबल करेक्शन आता है, उसमें अपना अगर बेचा हुआ माल है, व्यापारी भाई लोग है, तो उन्होंने कवर कर लेना चाहिए। और ऐसे अनसर्टेनिटी में, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी है, ये जो वन साइडेड एक एक दिन में 2-2, 3-3% के भाव की मूवमेंट होती है, वो अनसर्टेनिटी है। ऐसे अनसर्टेनिटी में तो जो बेच रहे हैं वो सामने सामने खरीद लो। अपनी मूडी और अपना जो इन्वेंट्री है उसको मेंटेन करके रखो, कि किसी दिन अगर अपने हाथ से इन्वेंट्री छूट जाएगी तो अपनी रोजी रोटी उस पर ही है। क्योंकि मैं जी दुकान खोल के बैठूंगा और अंदर माल नहीं रहेगा तो कोई काम का नहीं है, और वो तो दूसरा तो मेरा बिजनेस का गुडविल भी खराब करता है। इसलिए जितना बेच रहे हो उतना खरीद लो। कोई भी स्पेकुलेशन एलिमेंट बिजनेस के अंदर मतलब, स्पेकुलेशन एलिमेंट आप खुद के लिए कुछ करना है, लिमिटेड कुछ टारगेट रख के करना है तो वो बात अलग है। लेकिन बिजनेस एसेट के साथ में स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। जितना बेच रहे हो उतना खरीदने की सलाह मैं दूंगा। ज्यादा रुकने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी गिरावट आती है तो लालच हो जाती है, लेकिन लालच से बच के रहना। देखिए अमित जी, आप बरसों से गोल्ड के व्यापार से जुड़े हुए हैं। अभी आपने एक बात कही, जैसे कि बाजारों में चर्चा थी कि गोल्ड 55,000 हो जाएगा, अब 80,000 की बात है। आपने एक लंबा अनुभव जिया है। आपको लगता है सर गोल्ड अपने पिछले बहुत लो लेवल पे आ जाता? लोग कहते थे कि भाई एक जमाने में 6,000 रुपये 10 ग्राम बिकता था, वो कभी नहीं आया। 24,000 हुआ, कभी नहीं आया। 60,000 हुआ, कभी नहीं आया। आपको लगता है कि ये 80,000 गोल्ड हो सकता है? मतलब वर्तमान माहौल को देखते हुए जो अनसर्टिनिटी है वगैरह है। नहीं, आखिर में गोल्ड में क्या है, एक तो एबनॉर्मल सेल आना चाहिए सेंट्रल बैंक से, अनप्लान्ड सेल मैं बोलता हूँ उसको, जी कि जो अपने सामने लिखे हुए कोई भी आंकड़े में वो इंक्लूड नहीं है, अचानक से वो घुस जाता है। जैसे कि आई थिंक 1997-98 के वक्त में एक यूके के सेंट्रल बैंक के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो करीब 400 टन का सोना पड़ा हुआ है, वो रख के क्या करूंगा, उसको इनकैश करूंगा तो मुख्य धारा में उसका पैसा आ जाएगा। तो वो जो लो लग गया था, मैं अभी उसका नाम इतना मुझे याद नहीं है, ब्राइट या ब्रैंड ब्रेट ऐसा कोई तो गवर्नर का नाम था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सोना बेचूंगा और मेन स्रोत में वो पैसा लाके उससे इंडस्ट्री वगैरह चलाऊंगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मैं फंडिंग करूंगा। वो तो सेंट्रल बैंक गवर्नर थे, उनका खुद का तो कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उन्होंने डिसीजन किया और वहां पे $298
$298 पर आउंस का गोल्ड का रेट लगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ हिज बॉटम, मतलब उसके नाम से वो बॉटम मशहूर है। अभी उस दिन से आज तक वो $298 पर आउंस का रेट कभी आया नहीं। उसके बाद से आज तक रेट ऊपर 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 का लगा। बाद में यूरोपियन यूनियन बैंक ने जब इकट्ठा किया, यूरो निकाला, तो बाद में उन्होंने एक ट्रीटी की थी कि हम हर साल इतना 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 गोल्ड बेचते जाएंगे। वो ट्रीटी थी उनकी कुछ 2004 से लेके 2008 तक के बीच में। तो उस वक्त वो जब गोल्ड बेचते थे तो फॉर द टाइम बिंग गोल्ड करेक्ट होता था, क्योंकि मैंने जैसा बोला वो अनप्लान फिगर रहता है, मालूम नहीं रहता है कि इतना गोल्ड एडिशनल आने वाला है। अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि किसी बैंक को अनप्लान सेल करने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई तो चाहता है कि डॉलर सब्स्टिट्यूट करके गोल्ड अंदर आए। जी उस समय वो बात अलग थी, डॉलर का डोमिनेंस था। अभी वो बात नहीं रही है। तो हर एक को गोल्ड एडिशनल अंदर लाना है, ना कि बाहर डालना है, और वो भी एज अ एक्सट्रीम, मतलब तकलीफ के वक्त का रिजर्व क्रिएट करने के लिए लाना है। वो कोई ऐसा व्यापारी तौर पे नहीं लाना है कि मैंने $1400 में अंदर किया था 1000 टन, अभी $4000 हो गया तो ठीक है, प्रॉफिट कमाऊंगा, देश को अर्पण करूंगा और देश उस पे चलेगा, क्योंकि कल होके $6000 हो गया तो ये सबके मन में डर है। तो अभी ऐसा कोई अनप्लान्ड सप्लाई आने की चांस नहीं है करके मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई दौर आ सकता है कि इतना धड़ाम से गोल्ड गिरेगा। 2-4% गोल्ड गिरने से अगर हम गिर गया बोलते हैं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते में 7% गोल्ड चढ़ा हुआ था, और उसमें से सिर्फ 2% कल निकल गया बाहर। एक एक दिन में प्रीवियस डे नाइट टू नेक्स्ट डे नाइट अगर हम कंपेयर करते थे तो $80-80 की तेजी होती थी। कल तो $80 की मंदी हुई है, मतलब हफ्ते भर में जो तेजी हुई थी उसमें के एक दिन की तेजी निकल गई है। तो ऐसा कोई मतलब मेजर वो दबाव नहीं है, और ये ऐसा मेजर दबाव आने का मुझे कोई चांस नहीं लगता है। आप तो 6000-8000 की बात कर रहे हैं, मैंने तो मेरे माँ का उंगली पकड़ के जब बाजार में जाता था तो उसके साथ जाके $140 10 ग्राम में 69 में गोल्ड खरीदा। मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है जी कि वो भाव में तो आज चांदी 1 ग्राम नहीं मिल रही है। आज बिल्कुल। चांदी का 1 ग्राम का भाव भी $150 हो गया है। उस समय 10 ग्राम सोने का भाव $140 था। तो गोल्ड का भाव तो ट्रेडिशन देखेंगे कितनी भी पुरानी निकल के, तो वो ईयर ओ ईयर बढ़ता ही है। ऐसा डेली गोल्ड का भाव बढ़ा है गिरा है इसके बारे में हिसाब करना थोड़ा गलत है। इसको तो हिसाब करना है तो 6 महीना, 12 महीना, 36 महीना, 10 साल, 5 साल, ऐसे ही हिसाब करने की जरूरत है। जी, गोल्ड सिल्वर के रेशो को देखते हुए क्या निवेशक आपको लगता है कि चांदी की ओर अधिक शिफ्ट हो रहे हैं या क्या स्थिति है? नहीं, चांदी का जो ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल जो रेशो था वो 20 से 50 के बीच में हिलता था। मतलब आप अगर 90 के पहले की बात जी करेंगे तो 1990 के पहले। बाद में 1990 के आगे 2005-6 साल तक तो 80 का रेशो चलता था। 1 किलो सोना 80 किलो चांदी के बराबर होता था। अभी बीच में चांदी का जो रेशो था 1 किलो सोने का 125 किलो चांदी तक पहुंच गया था, और वहां पे चांदी बहुत सस्ती थी सोने के दाम के मुताबिक। जब कोरोना का जब एक पुल बैक आया था, कोरोना में 1-2 दिन के लिए, तब सोना $1400 था पर आउंस, से चांदी तो $12-13 पर आउंस थी। तो वहां तो एकदम डिस्पेरिटी हो गई थी। अभी ये डिस्पेरिटी होती है क्योंकि चांदी तो 70% इंडस्ट्रियल मेटल है। अपने यहाँ इंडिया में उसको बहुत सारे अलग अलग चीजों में यूज होता है, जैसे पूजा का साहित्य हो, या घर के बर्तन हो, या पायल हो, झुमके हो, बिछुए हो, तो उसमें यूज होता है। फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो इसके लिए सब लोग व्हाइट मेटल, जर्मन, हमारे जी जी जमाने में जर्मन बोलते थे, जर्मन मेक है, मतलब जर्मन के बर्तन है, मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन है, व्हाइट मेटल जी के जी बर्तन है। तो व्हाइट मेटल यूज होता है फॉरेन कंट्रीज में। कोई प्योर चांदी का होता नहीं है, या तो ज्यादा से ज्यादा प्लेटेड होता है, सिल्वर प्लेटेड। अपने यहाँ ही वो है, फॉरेन में 70 से 80% इंडस्ट्रियल है, 10 से 20% इन्वेस्टमेंट है। इंडिया के अंदर ही 50 से 60% हम लोग यूज करते हैं अपने डेली वेयर्स में, आर्टिफैक्ट्स में, बर्तनों में, पूजा साहित्य में, और 30-40% इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है। तो एज अ वर्ल्ड इट इज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल मेटल, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो जैसे ही मंदी आती है कभी भी इंडस्ट्रीज के अंदर,
तो चांदी सस्ते होने लगती है और उसका रेशो डिस्पैरिटी होने लगता है। अभी क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी जोर पे है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जोर पे है, सोलर टेक्नोलॉजी जोर पे है। तो ये सब टेक्नोलॉजी में चांदी का बहुत सारा यूज होता है। जो भी शीट्स होते हैं सोलर के, बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं, जी उसमें जो शीट होता है एक राउंड होता है, उसके अंदर गोल 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 किए हुए रहते हैं, उसको सेल बोलते हैं, वो सोलर सेल। तो अंदाजन एक सोलर सेल के अंदर 200 से 500 मिलीग्राम चांदी की खपत होती है, और वो चांदी कभी रिकवर नहीं होती है, तो वो कंज्यूम होती है। अभी सोलर का इतना प्रसार चालू है, का प्रसार चालू है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का प्रसार चालू है, स्पेस टेक्नोलॉजी का चालू है, वहां सब जगह पे चांदी जो जाती है वो जल जाती है, वो कंज्यूम हो जाती है। उसका जैसा प्रचार बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा चांदी का, और उसके वजह से चांदी का भाव भी बढ़ रहा है, और शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई भी आ रहा है। क्योंकि आज तक तो चांदी को कोई कोई कारण जो यूज होता है वहां पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं निकला है। फिर भी एक पुराने जमाने में फिल्म यूज होती थी फोटो के लिए, तो आज के जमाने में वो होती नहीं है, नहीं तो उसमें भी चांदी की खपत होती थी। बिल्कुल। लेकिन वो बाजू में हट के भी चांदी की एडिशनल सप्लाई नहीं हो रही है। उल्टा और 10 कारण हो गए कि जहां पे चांदी की खपत होने लगी। जी तो अमित जी, अब भारत में देखिए धनतेरस से दिवाली महापर्व शुरू होगा, इसके बाद वैवाहिक सीजन शुरू हो जाएगा, तो गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड कैसी रह सकती है? गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड अच्छी रहेगी। अभी कैसा है ना, व्यापारी बंधुओं ने भी एक सोचना चाहिए, अपना जो बिजनेस है वो मेटल बेचने का है ही नहीं, मजूरी बेचने का है। मतलब वो तरीके से मैं तो खुद सोचता हूँ कि हम लोगों को मेटल पे कुछ मिलता है क्या। मेटल जो होलसेल मार्केट में रहता है उसके ऊपर 1,000 या 2,000 रुपया 10 ग्राम का हम चार्ज लगाते हैं, और मेटल का रेट लगते हैं। और वो भी क्यों? तो उसके ऊपर का जो ब्याज हम भरते रहते हैं, क्योंकि मेटल आज जी लाया और कल खपक गया ऐसा होता नहीं है। तो ये कैरिंग कॉस्ट वगैरह कॉम्पेंसेट करने के हिसाब से वो प्रीमियम रहता है, न कि कमाने के हिसाब से रहता है। अभी अपने सच में मतलब आमदनी किस में है? तो मजूरी के जो पैरिटी है कि भाई 5-6 वेस्टेज पे एवरेज पे माल आता है, अलग अलग वेस्टेज पे आता है। एवरेज करो तो 5-6 वेस्टेज पे आता है, और एवरेज करो तो 12 से 15 वेस्टेज पे बिकता है। ये जो वेस्टेज का डिफरेंस है वो अपना कमाई है, जिसमें से अपने को बिजनेस का खर्चा निकालना है, नौकरदार का खर्चा निकालना है, भाड़ा निकालना है, सब कुछ निकालना है। अभी जैसे ही ये शादी का माहौल आएगा, तो गोल्ड के भाव अगर ऊपर रहेंगे तो अपने इंडियन टेंडेंसी में, इंडियन कल्चर में वक्त वक्त पे थोड़ा थोड़ा सोना लिया जाता है। मतलब जैसे ही कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में डालने के लिए एक तार ली जाती है, जी गले में डालने के लिए वो एक देवी की प्रतिमा ली जाती है। तो नया जन्मा हुआ बच्चा भी 2 से 3 ग्राम सोना पहनता है। तो तब से वो सोना एक्यूमुलेट होने लगता है। तो ये जो एक्यूमुलेटेड ओल्ड गोल्ड है घरों में पड़ा हुआ, तो जब भी शादी आएगी तब अगर रुपया उतना काफी नहीं है उनके पास खर्चा करने के लिए आज के गोल्ड प्राइस में, तो ये लोग जो है ये पुराना सोना जो है वो लेके आएंगे सराफ के पास, जवाहरात के पास, और बोलेंगे इसमें से हमको गहने बना के दो। तो अपनी जो मेन आमदनी है उसके लिए तो वो अपने को धंधा देने के लिए तैयार है। हाँ, गोल्ड का, नया गोल्ड का खरीदने वाले, तैयार गोल्ड का खरीदने वाले, एक्सचेंज न करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, और एक्सचेंज करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। और थोड़ा बहुत जो न्यू जनरेशन है जो जाके सीधे से नया ही गहना खरीदता है, या कोई कोई रहता है कि बरसों से खरीद रहा हूं तो कुछ नया ही खरीद के लाता हूं, मैं पुराने से कुछ बनाता नहीं हूँ, तो उनका वेट ग्रामेज कम होगा, क्योंकि उनका पॉकेट साइज बोलते हैं। तो पॉकेट साइज फिक्स है कि मेरे पास 1 लाख रुपया खर्चा करने के लिए है गोल्ड के ऊपर। तो लास्ट ईयर मैं 1 लाख में 12 ग्राम लेता था, इस बार 1 ग्राम 1 लाख में 8 ग्राम लूंगा। तो ग्रामेज वहां पे थोड़ा सा डेंट करेगा। लेकिन जो आमदनी है जवारी लोगों की, सराफ लोगों की, ज्वेलर्स की, उस पे भारी कोई असर आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पुराने गोल्ड में से भी जेवरात बनना चालू रहेगा। और उसके वजह से ये जेवरात का जो धंधा है वो सिर्फ गोल्ड प्राइस के ऊपर भरोसा रख के नहीं हो रहा है, बल्कि जो बैकएंड में हर इंसान के घर में गोल्ड है जमा हुआ, जी उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। तो हम लोगों ने उनको बोलना चाहिए कि लेटेस्ट डिजाइन आए, लेटेस्ट डिजाइन बना के लो, पुराना क्यों पहनना है, जो स्टाइल नया स्टाइल है वो स्टाइल से पहनो, तो अपने आप धंधा अपना बढ़ सकता है। आपने सर नए जेवरात की बात करी, नई स्टाइल की बात करी, तो बाजार में अब पसंद क्या किया जा रहा है और ज्वेलरी सेगमेंट में चेंज क्या हो रहा है?
एक तो पहले प्लेन गोल्ड का बहुत फैशन था, मतलब मैंने लक्ष्मी हार बनाया, मोती हार बनाया, या पुतली हार बनाया, तो उसमें सब प्लेन गोल्ड आता था, मतलब प्योर गोल्ड की टिकली के और मणि से काम चलता था। आजकल जमाने में अभी फ्यूजन हो गया है कि मोती और गोल्ड में बनाना है, डायमंड स्टडेड बनाना है, या लैब ग्रोन स्टडेड बनाना है, या कलर स्टोन या नेचुरल स्टोन स्टडेड बनाना है, जिसके वजह से उसमें सोने का जो लागत है वो कम होता है। इवन दो वो नेकलेस का कोई वजन होगा 40 ग्राम का, तो उसमें सोना लगेगा 20-22 ग्राम, तो 18 ग्राम का जड़ाऊ लगेगा, और दिखने में भी अच्छा दिखेगा। तो वो एक पसंद आ रहा है लोगों को। दूसरा है कास्टिंग में कम वजन में बड़ा दिखने वाला गहना बन रहा है, वो पसंद आ रहा है लोगों को। और कैरेटेज में आजकल अभी कॉम्प्रोमाइज होने लगा है, क्योंकि फिनिशिंग अच्छा आने लगे, पॉलिशिंग अच्छा होने लगा है। तो 14 और 9 कैरेट नया इंट्रोड्यूस हो गया। 18 और 22 कैरेट तो रेगुलर यूज हो ही रहा था, लेकिन उसमें अभी 14 और 9 कैरेट का एडिशन हो गया है। 9 कैरेट मतलब 40% ऑफ द गोल्ड, 40% ऑफ द गोल्ड वैल्यू। तो आज 9 कैरेट का 1 तोले का मतलब 10 ग्राम का बनाना है, तो 40,000 रुपये सोना लगता है और ऊपर मेकिंग लगता है। तो बहुत मतलब 10 साल पहले का जो भाव था सोने का, वो भाव में सोना अवेलेबल हो रहा है, सिर्फ वो 9 कैरेट का है। जैसे ही 24 कैरेट का भाव बढ़ेगा, 9 कैरेट का भी भाव बढ़ेगा, तो उसको तो एप्रिसिएशन मिलना ही है। एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है। तो लोगों को अभी उसके तरफ दिखाना चाहिए, उसके वैरायटीज दिखानी चाहिए, उसके फिनिशिंग्स दिखाने चाहिए, और उनको टिका के रखना चाहिए कि गोल्ड महंगा जरूर होगा, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्यूरिटी अवेलेबल है, जो सर्टिफाइड प्यूरिटी अवेलेबल है, हॉलमार्क प्यूरिटी अवेलेबल है, उसमें से आप चॉइस करो, और लोअर कॉस्टिंग में आप आपका जो शौक है गहना पहनने का, वो चालू रखो। तो सर जैसे कई लोग ये कहते हैं ज्वेलर्स कि भाई हमारे एरिया में तो 22 कैरेट ही पसंद किया जाता है, या कई बड़े स्टोर्स केवल 22 कैरेट ही बेचते हैं, वो लो कैरेट नहीं बेचते हैं। आपने कहा जैसे 9 कैरेट की भी अब बहुत प्रचलन बढ़ रही है। तो जो युवा वर्ग है भारत का, क्या वो वाकई 9 कैरेट को ज्यादा स्वीकार कर रहा है? हम लोगों ने 9 कैरेट हमारे यहाँ तो इंट्रोड्यूस किया, और उसको रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि जेनजी जो है, मिलेनियम क्लास जो है, यंग एज का, 18-20 साल से लेके 35 साल के बीच में का, उनको तो छोटे छोटे गहने ही पसंद आते हैं, छोटे से कानों के टॉप्स, या एकदम थीन मतलब पतला चेन गले में, छोटा सा जी। पेंडेंट उसमें, या फिंगर रिंग भी लेंगे तो 2-3 ग्राम का लेंगे, वो जिप्सी टाइप का ही डिजाइन का लेंगे, तो उसमें उनको फिनिश चाहिए, ग्लॉस फिनिश चाहिए, अच्छा वो पॉलिश और फिनिश टिक के रहना चाहिए। कि उसके लिए जो भी लैकर करना है, जो भी करना है, अलग अलग प्रोसेस करना है, वो आप करो। उसको वो पसंद ही देते हैं कि दिखने में तो अच्छा दिखे, लेकिन कॉस्टिंग वाइज कम हो, वेट वाइज कम हो। तो उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, कोई भी नया जॉब को लगता है तो उसका 40-50 हजार का तनख्वाह होता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा बरस का 1 महीने का तनख्वाह वो जेवरात के लिए दे सकता है। बिल्कुल। तो 40-50 हजार में उसको अगर ढंग का कुछ मिलता है, तो वो पसंद है, रादर देन 22 कैरेट। 22 कैरेट हमारे यहाँ चलता है, वो बोलने का अभी जमाना भी जाएगा निकल के, क्योंकि 22 कैरेट का भाव ही अगर आप 1.25 लाख बोलोगे, तो मेरे यहाँ पे चलता है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो कोई उसको वैल्यू नहीं है। उससे अच्छा तो खरीदने वाले की ताकत को सोच के उसके पसंदी का अगर हम बनाएंगे, येलो पॉलिश और फिनिश में अगर हम 14 और 9 कैरेट का बनाएंगे, तो उसको 22 कैरेट का फील आएगा, लेकिन पॉकेट को कॉस्ट लगेगी वो 9 या 14 कैरेट की लगेगी। जी। और धनतेरस दिवाली पर पीएन गाडगिल एंड सन्स ज्वेलरी में क्या खास लेके आ रहा है युवाओं के लिए? पाँव के लिए मैंने बोला ऐसा, वो 9 कैरेट और 14 कैरेट का तो लेके आए, जी। और स्टडेड में हम लोग ज्यादा से ज्यादा नेचुरल डायमंड विथ 14 कैरेट गोल्ड, जिसमें बायबैक मिलता है, और फैशन और लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि लाइफस्टाइल, फैशन और डिजाइन में जनरली बायबैक मिलता नहीं है, हेवी प्राइस देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग एक कोई शर्ट पहनेंगे 8,000 10,000 रुपए की, तो उसको कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। वही सेम दिखने वाला शर्ट अगर 800 1000 रुपए का पहन लेंगे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे बायबैक वैल्यू है। तो बायबैक वैल्यू और फैशन और लाइफस्टाइल और डिजाइन का जो अपना इच्छा है वो पूरी होती है, along with the buyback price, along with the exchange value to it। तो उसकी तरफ वो युवा वर्ग जाता है। तो वो तरीके के गहने 9-14 कैरेट के नेचुरल डायमंड में स्टडेड, जिसको बायबैक भी है, एक्सचेंज भी है, तो सालों साल वो वापस करके नया लेके जा सकते हैं, वापस करके नया ले जा सकते हैं।
ऐसे तरीके के गहने रखे, प्लस अपना ट्रेडिशनल जो है टेम्पल ज्वेलरी है या प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, कास्टिंग ज्वेलरी है, लाइट वेट में ज्वेलरी है, वो सब रखा हुआ ही है जो ट्रेडिशनल है। लेकिन आज के दिन में कॉम्बिनेशन जो बिजनेस का हो रहा है उसमें स्टडेड हो रहा है, मतलब डायमंड स्टडेड और नेचुरल स्टोन स्टडेड जो है वो 20%, 25% तक पहुंच गया है, जो पहले के दिनों में 5-6% से ज्यादा नहीं होता था। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी जो 80-90% होती थी वो नीचे आके 60% पे आ गई है, 22 कैरेट वाली। और 9, 14 और 18 कैरेट का जो गहना है विद गुड फिनिश, विद गुड प्रोटेक्टिंग प्रोसेस ऑन द फिनिशिंग, और येलो और रेड दोनों के फिनिश में अवेलेबल करके दिए, वो अभी 5 से 10% चलने लगी है। और जो जी नॉर्मल फेस्टिवल डिस्काउंट रहते हैं वो तो रहते ही है। जी। अमित जी, गोल्ड के हाजिर बाजार की अगर हम बात करें तो प्राइस को लेकर के आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, प्राइस को लेके 2-3 ओपिनियन बाजार में ऐसे कि अपना दिमाग ही काम नहीं करता है। कि लोग बोलते हैं कि गोल्ड वर्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट, मतलब वो जब बोलते हैं तो वो ग्लोबल बोलते हैं, मतलब सिर्फ भारत की या चीन की या रशिया की नहीं जी बोलते। तो ग्लोबल लिक्विडिटी वर्सेस गोल्ड इन द ट्रेजरी, तो उसको अगर 1980 या 2011, ये दो पैरामीटर दिए हुए जो आजकल चर्चा हो रही है बहुत, तो 2011 के पैरामीटर में देखना है कि 2011 में लिक्विडिटी वर्सेस गोल्ड कितना था। तो उसको अगर समझना है तो उसके हिसाब से गोल्ड के भाव $4,600 पर आउंस होने चाहिए, ऐसा स्टैटिस्टिक्स और ये जो बोलते हैं सब इकोनॉमिस्ट, तो उनका कहना है। 1980 पे अगर लेके जाएंगे कि जहां पे पहली बार डीकपल हो गया करेंसी और गोल्ड, मतलब गोल्ड बैक करेंसी का जो डिकपलिंग किया अमेरिका ने पहली बार, वो 1980 में किया। तो उस वक्त पे अगर ले जाएंगे तो उस वक्त का गोल्ड टू लिक्विडिटी जो रेशियो था वो अगर आज मेंटेन करना है तो गोल्ड का भाव करीब $9,600 पर आउंस होना चाहिए। अभी ये जो इक्वेशन है वो बाजार में चलते नहीं है कभी भी, मतलब जैसे 24 घंटे में 2% बढ़ेगा तो 100% बढ़ने में कितने दिन लगेंगे, तो इक्वेशन जी चलते नहीं है। वैसा ही जो मैंने अभी बोला वो भी ऐसा चलने वाला नहीं है। और इससे और एक तीसरा पिछले 4 दिनों में निकल के आया हुआ स्टेटिस्टिक्स है कि अगेंस्ट द डेट, मतलब पब्लिक डेट जो है उसके अगेंस्ट में अमेरिका गोल्ड कितना मेंटेन करती थी, मतलब करेंसी के अगेंस्ट में नहीं, डेट के अगेंस्ट में, पब्लिक डेट के अगेंस्ट में। तो उन्होंने निकाला है कि पब्लिक डेट के अगेंस्ट में उनका हाईएस्ट गोल्ड रेशो था 30%। मतलब $1 ट्रिलियन के अगर डेट इशू करेंगे तो $300 बिलियन का गोल्ड उसको बैक करेगा। दैट काइंड ऑफ 30% का रेशो था। वो अगर हमको अचीव करना है तो गोल्ड का भाव होगा $70,000 पर आउंस। तो मैंने बोला वैसा है कि ये इक्वेशन कोई काम करने वाले नहीं है, लेकिन ये न्यूज तो आती जाएगी, न्यूज आती रहेगी, जैसे 50,000 की 80,000 की न्यूज है वैसे ही ये न्यूज आती जाएगी। हर एक को लॉजिकल थॉट प्रोसेस करना चाहिए और आज के पैरामीटर पे थॉट प्रोसेस करना चाहिए कि मुझे बैंक में जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज से मुझे कुछ तो ज्यादा की आमदनी होनी चाहिए अगर मैं कुछ रिस्क लेता हूँ, क्योंकि एनीथिंग अदर देन करेंसी इज अ रिस्क। गोल्ड में जैसे परसों जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसके लिए तो रिस्क हो गया, कल जो 2% का करेक्शन आ गया, लॉन्ग टर्म में उसको वो रिस्क चला जाएगा, निकल जाएगा, उसको फायदा होगा। तो वो जो है आज के दिन में 6 से 7% का ब्याज है। तो गोल्ड में एक साल में 7 से 8% एप्रिसिएशन आना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नहीं तो लोग गोल्ड छोड़ देंगे और बैंक के डिपॉजिट में पैसा रखना चालू करेंगे। बिल्कुल। अभी 7 साल में पैसा डबल होता है, 7 साल में पैसा डबल होता है बैंक के इंटरेस्ट में। अगर 7 साल बाद आप और मैं ऐसे टीवी पे होंगे तो आप उस समय बोलेंगे गोल्ड 2.5 लाख रुपया पहुंच गया, अभी आपका क्या कहना है? मैं बोलूंगा 7 साल पहले मैंने किया हुआ बैंक फिक्स डिपॉजिट भी 1.25 लाख का 2.5 लाख हो गया, बोलो आपका क्या कहना है? तो वो 2.5 लाख के ऊपर जाएगा तो ही कहने की बात है 7 साल के बाद। 2.5 लाख के अंदर रहेगा तो कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि पैसा भी उतना एक्सपांड होने वाला है इंटरेस्ट कॉस्ट में। जी इसलिए वो इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए। जो आज के दिन में 11% पिछले 15 साल से देते आ रहा है वो इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि लास्ट 15 साल में इंटरेस्ट का अगर आप एवरेज निकालो तो 8 से 9% इंटरेस्ट था, कभी 6% भी था, कभी 10% भी था। तो उससे ज्यादा एप्रिसिएट हुआ है करके लोगों का ध्यान जो है वो गोल्ड की तरफ आकर्षित हुआ है। तो बैंक इंटरेस्ट प्लस 2 से 3%, दैट शुड बी द ग्रोथ ऑफ द गोल्ड प्राइस। और वो होने से वो मतलब हेल्दी ग्रोथ है।
वो कोई स्पेकुलेटिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये बात तो सही होगी कि आज 1.25 लाख का जो सोना है वो 7 साल बाद जाके अगर 2.5 लाख हो जाएगा तो आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, या डर जाने की जरूरत नहीं है कि 2.5 लाख हो गया अभी क्या करूं। तेरे बैंक एफडी का भी 1.25 लाख का पैसा 7 साल में 2.5 लाख ही हो गया है। तो 7 साल पहले भी तू 1 तोला सोना ले सकता था, 7 साल भी बाद भी तू 1 तोला सोना ले सकता है, वही 2.5 लाख रुपए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी।